विमान की तिजोरी बंद थी, लॉक सही था, लेकिन 500 करोड़ के हीरे अंदर से गायब थे। 30,000 फीट की ऊंचाई पर यह चोरी आखिर हुई कैसे? और सबसे खतरनाक बात, चोर अभी भी उसी विमान में था। वो हीरे हवा में गायब नहीं हुए थे, उन्हें किसी ने लिया था, और वो कोई बहुत शांत आदमी था, आर्यन मल्होत्रा। विमान अभी भी रनवे पर खड़ा था। सुरक्षा अधिकारी तिजोरी के सामने जमा थे। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, यह हुआ कैसे? तिजोरी बंद थी, लॉक सही था, कोड सही था, कोई कट नहीं, कोई निशान नहीं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली मखमली ट्रे। सुरक्षा अधिकारी राघव ने धीरे से कहा, यह मजाक है क्या? दूसरा अधिकारी बोला, मजाक नहीं है, हीरे सच में गायब है। राघव का गला सूख गया, लेकिन तिजोरी खुली ही नहीं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उसी समय एयरपोर्ट के बाहर एक काली गाड़ी धीरे से सड़क पर मुड़ी। गाड़ी में सिर्फ एक आदमी बैठा था, आर्यन मल्होत्रा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने घड़ी देखी, समय ठीक वही था जो उसने योजना में लिखा था। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर गाड़ी शहर की भीड़ में गायब हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 घंटे पहले विमान आसमान में था, 30,000 फीट ऊपर। नीचे सिर्फ बादल थे। कॉकपिट में 2 चालक बैठे थे, कैप्टन विनीत और सह चालक अजय। सब कुछ सामान्य था। ऊंचाई स्थिर थी, गति स्थिर थी। अचानक कंट्रोल पैनल पर एक छोटी सी चमक हुई, दबाव में हल्का बदलाव। अजय ने स्क्रीन देखी। कैप्टन, ये क्या है? विनीत ने झुककर देखा। शायद सेंसर गड़बड़ है। अजय ने सिर हिलाया। हां, कुछ सेकंड में गायब हो गया। दोनों फिर अपने काम में लग गए। उन्हें नहीं पता था, उसी पल कुछ बदल चुका था। कार्गो सेक्शन में अंधेरा था, सिर्फ लाल आपात रोशनी जल रही थी। बीच में बड़ी स्टील की तिजोरी रखी थी, उसके अंदर 500 करोड़ के हीरे थे। सब कुछ शांत था। फिर अचानक तिजोरी के नीचे की धातु हल्की सी हिली, बहुत हल्की, जैसे किसी ने नीचे से छुआ हो। तिजोरी के ठीक नीचे विमान की फर्श के अंदर एक पतली मशीन काम कर रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई कंपन नहीं, बस धीमी हरकत। और उस मशीन को डिजाइन किया था आर्यन मल्होत्रा ने 2 महीने पहले, दिल्ली के एक छोटे कमरे में। दीवारों पर विमान के नक्शे लगे थे, वायरिंग के चित्र, दबाव के चार्ट। आर्यन टेबल पर झुका था। उसके सामने कार्गो विमान का पूरा ढांचा था, हर स्क्रू, हर पाइप, हर सेंसर। उसने धीरे से खुद से कहा, हर प्रणाली में कमजोरी होती है। वो मुस्कुराया, बस उसे ढूंढना पड़ता है। उसने एक जगह लाल निशान लगाया, कार्गो सेक्शन की फर्श। वहीं से खेल शुरू होना था। आर्यन ने महीनों तक एक चीज समझी, विमान की फर्श कई परतों की होती है। ऊपर कार्गो, नीचे सर्विस टनल जहां से केबल गुजरती है, और उस टनल में कभी कोई नहीं जाता। यही रास्ता था। लेकिन एक समस्या थी, तिजोरी बहुत भारी थी और उसका ताला अत्याधुनिक था। आर्यन ने ताले को नहीं छेड़ा, उसे उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसने रास्ता नीचे से बनाया, फर्श की सबसे निचली परत में एक छोटा गोल हिस्सा जो तकनीकी रखरखाव के लिए होता है। साधारण नजर से वो सिर्फ धातु की प्लेट थी, लेकिन आर्यन के लिए वो एक दरवाजा था। उसने एक खास मशीन बनाई, पतली, चुंबकीय और बहुत शांत। वो मशीन धीरे धीरे धातु काट सकती थी, बिना आवाज, बिना गर्मी, और सबसे खास बात, उसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन मशीन को विमान में पहुंचाना आसान नहीं था। इसके लिए चाहिए था अंदर का आदमी, और वो आदमी था सुरक्षा तकनीशियन नीरज, एक साधारण कर्मचारी, कर्ज में डूबा हुआ, घबराया हुआ। एक रात आर्यन उससे मिला, एक सुनसान कैफे में। नीरज ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? आर्यन ने शांत आवाज में कहा, बस एक छोटा सा काम। नीरज घबरा गया, यह खतरनाक लगता है। आर्यन मुस्कुराया,
उसने मेज पर एक छोटा बैग रखा। नीरज ने बैग खोला। उसकी आंखें फैल गई। अंदर नोटों की गड्डियां थी। आर्यन बोला, यह सिर्फ शुरुआत है। नीरज का गला सूख गया। और अगर मैं मना कर दूं? आर्यन ने धीरे से कहा, तो कुछ नहीं होगा। फिर वो थोड़ा झुका। बस तुम्हारा कर्ज शायद कभी खत्म नहीं होगा। नीरज चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, मुझे करना क्या होगा? आर्यन ने एक छोटी मशीन निकाली। बस इसे कार्गो सेक्शन की फर्श के नीचे लगाना है। नीरज ने डरते हुए पूछा, और फिर? आर्यन बोला, फिर तुम कुछ नहीं करोगे। बाकी सब मैं करूंगा। वापस विमान में मशीन अब धीरे धीरे काम कर रही थी। धातु की परत हट गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऊपर तिजोरी का तल दिखने लगा। मशीन ने एक छोटा गोल छेद बनाया, बस हथेली जितना। फिर एक पतली रोबोटिक भुजा बाहर आई। वो सीधा तिजोरी के अंदर पहुंची। कैसे? क्योंकि तिजोरी के तल में एक बेहद छोटा रखरखाव छेद था, जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आर्यन ने उसे ढूंढ लिया था। रोबोटिक भुजा धीरे से अंदर गई। उसने मखमली ट्रे को पकड़ा और एक एक करके हीरे उठाने लगी। हर हीरा एक छोटे कंटेनर में नीचे मशीन में जमा होता गया। पूरा काम 20 मिनट चला। ऊपर कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। बस कॉकपिट में वो छोटा सा दबाव बदलाव, जो कुछ सेकंड में गायब हो गया। 20 मिनट बाद तिजोरी खाली थी। मशीन वापस नीचे चली गई। छेद बंद हो गया। धातु की परत फिर जुड़ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और नीचे सर्विस टनल में एक छोटा कंटेनर पड़ा था। उसमें 500 करोड़ के हीरे थे। विमान जब उतरा, तकनीकी टीम निरीक्षण के लिए आई। नीरज भी वही था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने मौका देखा और सर्विस पैनल खोला। अंदर वही कंटेनर था। उसने जल्दी से उसे अपने टूल बैग में रखा और पैनल बंद कर दिया। किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन नीरज नहीं जानता था। वो सिर्फ एक मोहरा था। उस रात वो शहर के बाहर एक गोदाम में पहुंचा। आर्यन पहले से वहां था। नीरज ने बैग मेज पर रखा। उसकी आवाज कांप रही थी। काम हो गया। आर्यन ने बैग खोला। अंदर चमकते हीरे थे। उसने धीरे से एक हीरा उठाया, रोशनी में देखा और मुस्कुराया। परफेक्ट। नीरज ने पूछा, अब पैसे? आर्यन ने सिर हिलाया। जरूर। उसने दूसरा बैग आगे बढ़ाया। नीरज ने जैसे ही बैग पकड़ा, अचानक पीछे से आवाज आई। क्लिक। बंदूक की आवाज। नीरज जम गया। उसने धीरे से पीछे देखा। एक आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में। बंदूक सीधी नीरज की तरफ थी। नीरज चीखा, ये क्या है? आर्यन शांत खड़ा रहा। नीरज ने घबराकर कहा, हमने सौदा किया था। आर्यन बोला, हां, किया था। नीरज की आंखों में डर था। तो फिर ये बंदूक क्यों? आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि गवाह खतरनाक होते हैं। नीरज पीछे हटने लगा। नहीं, नहीं। गोदाम में सन्नाटा था। और फिर धड़ाम, गूंजती गोली की आवाज। नीरज जमीन पर गिर गया। सब खत्म हो गया। आर्यन ने शांत होकर हीरों का बैग उठाया, फिर अपने आदमी से कहा, साफ कर दो। आदमी ने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद गोदाम फिर खाली था। आर्यन बाहर निकला। रात ठंडी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर गाड़ी में बैठ गया। लेकिन उसे नहीं पता था, गोदाम से थोड़ी दूर एक कार खड़ी थी। उस कार में कोई बैठा था। वो सब देख चुका था। उस आदमी ने धीरे से फोन उठाया और कहा, हां, चोरी किसने की? मुझे पता चल गया है। फोन के दूसरी तरफ आवाज आई। कौन? कार में बैठा आदमी बोला, धीरे, बहुत धीरे। आर्यन मल्होत्रा। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर फोन से एक ठंडी आवाज आई, तो खेल अब शुरू होगा। कार का दरवाजा खुला। वो आदमी बाहर उतरा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, आर्यन, अब तुम्हें ढूंढना मेरा काम है। लेकिन उसी पल उसके पीछे अंधेरे में
कोई और खड़ा था और उस आदमी के हाथ में एक साइलेंसर लगी बंदूक थी। वो खरोंच बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि पहली नजर में दिखती ही नहीं, लेकिन वही खरोंच पूरी कहानी बदलने वाली थी। जांच अधिकारी अरमान झुककर उसे ध्यान से देख रहा था। उसने उंगली से पाइप के किनारे को छुआ। धातु हल्की सी घिसी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से कुछ गुजारा हो। अरमान धीरे से बोला, यहां से कुछ गया है। तकनीकी विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। हां, और बहुत पतली चीज गई है। पास खड़ा अधिकारी राघव चौंक गया। लेकिन पाइप इतना पतला है, इससे कोई अंदर कैसे आएगा? कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर तकनीकी विशेषज्ञ ने धीमे से कहा, शायद कोई अंदर आया ही नहीं। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। मतलब? विशेषज्ञ ने पाइप के अंदर टॉर्च डाली। रोशनी अंदर गहराई तक गई। किसी ने बाहर से काम किया है। अरमान ने भौहें सिकोड़ ली। 30,000 फीट की ऊंचाई पर? विशेषज्ञ बोला। अगर कोई पहले से तैयार हो तो। हां, राघव हंस पड़ा। विमान उड़ रहा था, कोई बाहर लटक कर चोरी करेगा? विशेषज्ञ ने जवाब नहीं दिया। वो पाइप के अंदर कैमरा डाल रहा था। स्क्रीन पर अंदर का रास्ता दिखने लगा। लंबी पतली सुरंग, धीरे धीरे मुड़ती हुई। और फिर स्क्रीन पर कुछ चमका। विशेषज्ञ अचानक रुक गया। रुको! अरमान झुक गया। क्या मिला? स्क्रीन पर एक बहुत छोटी चीज फंसी थी। धातु का टुकड़ा, बहुत बारीक, जैसे किसी औजार का सिरा। विशेषज्ञ ने सावधानी से उसे बाहर निकाला। अरमान ने उसे हाथ में लिया। वो चुंबकीय सिरा था। राघव ने पूछा, इससे क्या होगा? अरमान धीरे बोला, अगर किसी के पास लंबी चुंबकीय छड़ हो तो वो दूर से भी धातु खींच सकता है। राघव की आंखें फैल गई। तिजोरी का ताला? अरमान ने सिर हिलाया। हां, ताले के अंदर की प्लेटें। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। सब चुप थे। फिर राघव बोला, लेकिन हीरे? अरमान ने पाइप की तरफ देखा। हीरे भी धातु के केस में थे। तकनीकी विशेषज्ञ ने तुरंत कहा, अगर केस में हल्की धातु हो तो चुंबक उसे खींच सकता है। राघव ने सिर पकड़ लिया। मतलब किसी ने पाइप से छड़ डाली और केस खींच लिया? विशेषज्ञ बोला, संभव है। अरमान अब भी शांत था। वो सोच रहा था, लेकिन छड़ आई कहां से? राघव बोला, विमान के अंदर से। अरमान ने सिर हिलाया। नहीं, पाइप की दिशा देखो। सबने नक्शा देखा। पाइप सीधे तिजोरी से निकलकर विमान के नीचे की तरफ जा रहा था। राघव की आवाज कांप गई। मतलब? अरमान ने धीरे कहा, किसी ने विमान के नीचे से ये किया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राघव ने धीरे पूछा, उड़ते विमान के नीचे? विशेषज्ञ बोला, अगर कोई छोटा ड्रोन हो। अरमान तुरंत मुड़ा। ड्रोन? विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। बहुत पतला रोबोटिक ड्रोन, लंबी चुंबकीय छड़ के साथ। राघव बोला, लेकिन उसे कोई चला रहा होगा। अरमान ने कहा, हां, और बहुत पास से। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान काला था, बादल थे। वो बोला, इतनी ऊंचाई पर कौन पास रहेगा? अरमान ने जवाब दिया, दूसरा विमान। राघव एकदम खड़ा हो गया। क्या? अरमान बोला, या हेलीकॉप्टर। विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई नहीं आता। फिर उसने धीरे कहा, छोटा जेट। कमरे में तनाव बढ़ गया। राघव बोला, लेकिन रडार? अरमान बोला, अगर वो कुछ सेकंड ही पास आया हो। राघव समझ गया, तो रडार पर दिखेगा ही नहीं। अरमान तुरंत बोला, हमें उड़ान के आसपास के रडार डेटा चाहिए। कुछ मिनट बाद डेटा आ गया। स्क्रीन पर रास्ता दिख रहा था। विमान सीधा जा रहा था। सब सामान्य था। फिर एक छोटा सा धब्बा दिखा, बस 10 सेकंड के लिए। राघव ने उंगली रखी। ये क्या है? तकनीकी अधिकारी बोला, अज्ञात संकेत। बहुत छोटा। अरमान की आंखें चमक उठीं। यही है, राघव बोला, यह हमारे विमान के बहुत पास आया था। विशेषज्ञ ने समय देखा। और यही समय है जब तिजोरी खुली। सबको झटका लगा। राघव धीरे बोला,
तो चोरी बाहर से हुई। अरमान ने सिर हिलाया। हां, लेकिन अभी भी एक सवाल है, राघव बोला। क्या? अरमान की आवाज धीमी हो गई। अंदर से मदद किसने की? राघव चुप हो गया, क्योंकि पाइप के पास की जाली अंदर से खुली हुई थी। किसी ने उसे पहले ही ढीला किया था। अरमान बोला, ड्रोन पाइप में तभी जा सकता था जब रास्ता साफ हो। राघव ने कहा, मतलब विमान में कोई साथी था। अब जांच का रुख बदल गया। अब सब यात्री संदिग्ध थे, क्रू भी। एक एक को अलग कमरे में बैठाया गया। पहली पूछताछ शुरू हुई। एक बुजुर्ग व्यापारी, वो घबराया हुआ था। मैं तो सो रहा था। दूसरी यात्री, एक छात्रा, मैं फिल्म देख रही थी। तीसरा आदमी, शांत चेहरा, नाम था कबीर। अरमान उसके सामने बैठा। आप क्या करते हैं? कबीर बोला, फोटोग्राफर। कहाँ जा रहे थे? दुबई। अरमान उसकी आंखों में देख रहा था। कबीर बिल्कुल शांत था, जरा भी घबराहट नहीं। अरमान बोला, उड़ान के दौरान आप उठे थे? कबीर ने सोचा। हां, पानी लेने गया था। कितनी देर? शायद 2 मिनट। राघव ने नोट किया। लेकिन तभी तकनीकी अधिकारी दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में टैबलेट था। सर, कुछ मिला है। अरमान ने स्क्रीन देखी। विमान के अंदर का कैमरा, पिछले हिस्से का दृश्य। एक आदमी झुककर कुछ कर रहा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन हाथ दिख रहे थे। वो वेंटिलेशन जाली खोल रहा था। राघव बोला, रुको, जूम करो। तस्वीर साफ हुई। अरमान की सांस रुक गई, क्योंकि वो हाथ कबीर के थे। कमरे में बैठे कबीर ने भी स्क्रीन देख ली। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें बदली। बस एक पल। फिर वो मुस्कराया, धीरे से बोला, लगता है खेल खत्म हो गया। राघव गुस्से में उठ खड़ा हुआ। हीरे कहाँ है? कबीर ने कुर्सी पर पीछे सिर टिकाया। आपके विमान में तो नहीं है। अरमान बोला, ड्रोन ले गया? कबीर मुस्कराया, शायद। राघव चिल्लाया, कौन चला रहा था? कबीर चुप रहा। फिर उसने अरमान की तरफ देखा। आप बहुत तेज हैं। अरमान बोला, नाम बताओ। कबीर ने हल्की हंसी हंसी। अगर बता दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। अरमान झुक गया। कहानी अभी शुरू हुई है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर कबीर बोला, ठीक है, वो आदमी अभी भी पास है। राघव चौंक गया। क्या मतलब? कबीर ने खिड़की की तरफ इशारा किया। वो हमें देख रहा है। सब खिड़की की तरफ मुड़े। बाहर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राघव गुस्से में बोला, मजाक मत करो। कबीर धीरे बोला, मजाक नहीं, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। अरमान की आंखें सिकुड़ गई। कौन सा काम? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, दूसरा केस। राघव चिल्लाया, कौन सा केस? कबीर झुका और फुसफुसाया, जो अभी भी विमान में है। अरमान का दिल धड़क उठा। कौन सा? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, वही जिसमें असली हीरे हैं। कमरे में अचानक अलार्म बज उठा। लाल बत्ती जलने लगी। एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, बड़ी समस्या हो गई। अरमान बोला, क्या हुआ? अधिकारी हाँफ रहा था। तिजोरी के नीचे एक और छिपा हुआ खांचा मिला है। राघव बोला, तो? अधिकारी ने निगलते हुए कहा, वो अभी खुल गया है। अरमान का चेहरा सख्त हो गया। और अंदर? अधिकारी की आवाज फुसफुसाहट बन गई। अंदर एक टाइमर चल रहा है। घड़ी टिक रही थी। लाल रोशनी झपक रही थी। तिजोरी के नीचे छिपे खाने में छोटा यंत्र चल रहा था। सबकी सांस रुक गई। कोई कुछ सेकंड तक बोला ही नहीं। फिर अधिकारी अजय झुक गया। उसने घड़ी को गौर से देखा। संख्या तेजी से घट रही थी। सिर्फ 8 मिनट बचे थे। पीछे खड़ा कबीर हल्का मुस्कुराया। अजय ने उसकी ओर घूरा। ये क्या है? कबीर शांत रहा। सच देखने की शुरुआत। अजय गुस्से में बोला, अगर ये बम हुआ तो? कबीर ने सिर हिलाया। बम नहीं है। फिर क्या है? कबीर धीरे बोला, दरवाजा खोलने की चाबी। कमरे में खड़े बाकी अधिकारी चौंक गए। तिजोरी का दरवाजा पहले ही खुला था।
फिर ये किस दरवाजे की बात कर रहा था? अजय ने यंत्र को हाथ लगाने की कोशिश की। तभी तकनीकी विशेषज्ञ राघव चिल्लाया, रुको! सब ठिठक गए। राघव तेजी से आगे आया। उसने तारों को देखा, फिर दबाव मापक को देखा। उसका चेहरा बदल गया। ये दबाव नियंत्रक है। अजय ने पूछा, मतलब? राघव ने गहरी सांस ली। ये यंत्र विमान के अंदर का दबाव बदल देगा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। अजय समझ नहीं पाया, लेकिन विमान तो जमीन पर है। राघव बोला, हां, लेकिन सिस्टम अभी भी सक्रिय है। उसने ऊपर लगी मोटी पाइप की ओर इशारा किया। यह वही वेंटिलेशन लाइन है। अजय की आंखें सिकुड़ गई, जो तिजोरी से जुड़ी थी। राघव ने सिर हिलाया। अगर दबाव बदला गया तो अंदर छिपी कोई चीज बाहर आ सकती है। अजय धीरे बोला, जैसे हीरे का डिब्बा। कबीर ने हल्की ताली बजाई। अब समझे? अजय उसकी ओर झपटा। सच बोल। कबीर पीछे नहीं हटा। असल डिब्बा अभी भी विमान में है। सबके चेहरे बदल गए। अजय गर्जा, कहाँ है? कबीर चुप रहा। घड़ी टिकती रही। 6 मिनट। राघव घबराया। हमें ये यंत्र रोकना होगा। अजय बोला, करो। राघव ने तार काटने की कोशिश की। तभी कबीर फिर बोला, गलत तार काटा तो सब खत्म। राघव रुक गया। क्यों? कबीर की आवाज ठंडी थी। क्योंकि तब असली डिब्बा हमेशा के लिए फंस जाएगा। अजय ने दांत भींचे। तू खेल क्यों खेल रहा है? कबीर धीरे बोला, क्योंकि असली खिलाड़ी अभी सामने नहीं आया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अजय ने पूछा, कौन? कबीर ने ऊपर देखा। जिसने ये सब बनाया। राघव ने घड़ी देखी। 5 मिनट। पसीना उसके माथे से गिरा। अजय बोला, वो तकनीकी सलाहकार? कबीर ने सिर हिलाया। नाम नकली था, चेहरा असली। अजय बोला, तू उसे जानता है? कबीर ने हल्की हंसी छोड़ी। बहुत अच्छे से। अजय ने कड़क आवाज में कहा, नाम बता। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे बोला, विक्रम। कमरे में खड़े एक अधिकारी ने तुरंत कहा, हमने वो नाम रिकॉर्ड में नहीं देखा। कबीर बोला, क्योंकि वो हर जगह नया नाम लेता है। राघव ने फिर घड़ी देखी। 4 मिनट। वो बेचैन हो गया। हम समय खो रहे हैं। अजय ने कबीर को पकड़ा। डिब्बा कहाँ है? कबीर ने तिजोरी की दीवार की ओर देखा। यही कहीं। अजय ने दीवार थपथपाई। कुछ खास नहीं लगा। राघव बोला, शायद पाइप के अंदर। अजय ने पाइप में टॉर्च डाली। अंधेरा, गहरा अंधेरा। तभी पाइप के अंदर कुछ चमका। अजय ने आंखें सिकोड़ ली। राघव, हां, अंदर कुछ है। राघव तुरंत झुक गया। उसने लंबी छड़ डाली। छड़ किसी चीज से टकराई। हल्की आवाज आई, टिक। कबीर मुस्कुराया। देखा? अजय चिल्लाया, खींचो। राघव ने धीरे छड़ खींची। कुछ भारी चीज हिलने लगी। पाइप के अंदर से धातु घिसने की आवाज आई। 3 मिनट। घड़ी तेजी से भाग रही थी। राघव ने जोर लगाया, लेकिन चीज फंस गई। नहीं निकल रहा। अजय गर्जा, जोर लगा। राघव ने पूरी ताकत लगाई। तभी अचानक पाइप के अंदर से हवा की तेज आवाज आई, फाइसेसेसिस। कमरे की हवा बदलने लगी। राघव घबरा गया। दबाव बदल रहा है। अजय ने घड़ी देखी। 2 मिनट। कबीर शांत खड़ा था। अजय चिल्लाया, ये सब तेरी योजना है? कबीर बोला, मेरी नहीं, उसकी। अजय गर्जा, वो कहाँ है? कबीर ने दरवाजे की ओर देखा। सबकी नजर उधर गई। दरवाजा बंद था। लेकिन तभी हल्की कदमों की आवाज आई। टक टक टक। सब जम गए। अजय धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला। बाहर लंबा गलियारा था। खाली, कोई नहीं। अजय वापस मुड़ा। यहां कोई नहीं है। कबीर मुस्कुराया, गलत। तभी छत के ऊपर से धातु की आवाज आई, ठक। सबने ऊपर देखा। वेंटिलेशन की जाली हिल रही थी। राघव डर गया। कोई ऊपर है। अजय ने तुरंत बंदूक निकाली। जाली अचानक खुल गई और एक काली छाया नीचे कूदी। सब पीछे हट गए। वो आदमी शांत खड़ा रहा।
उसका चेहरा रोशनी में आया। कबीर धीरे बोला, आ गया। अजय ने बंदूक सीधी की। हिलना मत। आदमी ने हाथ उठाए। उसकी आंखों में अजीब शांति थी। वो मुस्कुराया, तुम लोग तेज हो। अजय गरजा, तू विक्रम है? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ घड़ी की ओर देखा। 1 मिनट। फिर उसने पाइप की ओर देखा। डिब्बा अटक गया। राघव चिल्लाया, हाथ ऊपर रख। आदमी हंसा, अगर डिब्बा नहीं निकला तो तुम सब हार जाओगे। अजय बोला, क्यों? आदमी धीरे बोला, क्योंकि असली हीरे उसी में है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने उसकी ओर देखा। तुमने कहा था योजना साफ होगी। विक्रम ने कंधे उचकाए। योजना हमेशा बदलती है। अजय गुस्से से बोला, घड़ी रोक। विक्रम ने सिर हिलाया, अब नहीं रुक सकती। राघव घबरा गया। 30 सेकंड। अजय ने विक्रम को पकड़ा। कोड बता। विक्रम शांत था। दबाव पूरा बदलने दो, डिब्बा खुद बाहर आ जाएगा। राघव चिल्लाया, लेकिन इससे सिस्टम टूट सकता है। विक्रम बोला, शायद। अजय गरजा, शायद। 20 सेकंड। पाइप जोर से कांपने लगी। अंदर कुछ तेजी से सरक रहा था। धड़ धड़ धड़। राघव पीछे हट गया। 15 सेकंड। अचानक पाइप से धातु का डिब्बा बाहर उछला। ठक। वो फर्श पर गिरा। सबकी नजर उस पर टिक गई। अजय धीरे आगे बढ़ा। उसने डिब्बा उठाया। भारी था। उसने लॉक देखा। अजय ने विक्रम की ओर देखा। कोड। विक्रम मुस्कुराया, खोल लो। राघव बोला, 10 सेकंड। अजय ने लॉक घुमाया। क्लिक। डिब्बा खुल गया। सबने अंदर झांका और उसी पल अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। डिब्बा खाली था, पूरी तरह खाली। राघव चिल्लाया, घड़ी खत्म। टिक। यंत्र बंद हो गया। कमरा फिर शांत हो गया। अजय धीरे विक्रम की ओर मुड़ा। हीरे कहाँ हैं? विक्रम हंसा, धीरे, खामोशी से। फिर उसने एक वाक्य कहा, वो तो अभी आसमान में उड़ रहे हैं। अजय चीखा, कैसे? विक्रम ने छत की ओर इशारा किया। सबने ऊपर देखा और उसी पल विमान के बाहर से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई छोटा विमान अभी उड़ान भर रहा हो। राघव की आवाज कांप गई। नहीं। अजय दौड़कर खिड़की तक पहुंचा। उसने बाहर देखा। दूर अंधेरे में एक छोटी रोशनी तेजी से ऊपर जा रही थी। अजय फुसफुसाया, ड्रोन। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने धीरे कहा, इस बार उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तभी अचानक कबीर ने चुपचाप कहा, तुम गलत हो। सब उसकी ओर मुड़े। कबीर की नजर खिड़की के बाहर जमी थी। वो धीरे बोला, क्योंकि उसकी आवाज अचानक रुक गई। उसकी आंखें फैल गई और उसने कांपते हुए फुसफुसाया, वो वापस आ रहा है। कबीर की आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसने खिड़की के बाहर घूर कर देखा। दूर आसमान में एक छोटा साया घूम रहा था। वही छोटा विमान जो हीरे लेकर भाग चुका था। पर वो भाग नहीं रहा था, वो वापस आ रहा था, धीरे, सीधा इसी विमान की तरफ। जांच अधिकारी अरमान ने घबराकर पूछा, वो वापस क्यों आ रहा है? कबीर ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब शांति थी, जैसे सब कुछ उसी के हिसाब से चल रहा हो। तुम देर से समझे कबीर, ये तो बस पहला कदम था। अरमान गुस्से में चिल्लाया, हीरे कहाँ है? विक्रम ने कंधे उचकाए, अभी भी आसमान में है, बस जगह बदल रहे हैं। उसी समय विमान हल्का सा हिला। कॉकपिट से आवाज आई, हवा का दबाव फिर बदल रहा है। कबीर तुरंत सतर्क हो गया। उसने छत के टूटे हिस्से की तरफ देखा, फिर कार्गो सेक्शन की तरफ दौड़ा। अरमान भी पीछे भागा। कार्गो सेक्शन में अजीब आवाज गूंज रही थी। हवा तेजी से खिंच रही थी, जैसे कहीं कोई बड़ा रास्ता खुल गया हो। लोहे की दीवारें हल्की कांप रही थी। कबीर झुककर फर्श को देखने लगा। वहां एक पतली दरार दिख रही थी, बहुत पतली,
लेकिन उसके नीचे अंधेरा था, गहरा अंधेरा। अरमान ने पूछा, ये क्या है? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, दूसरा रास्ता। विक्रम ने सिर्फ एक रास्ता नहीं बनाया। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। विक्रम फिर वही खड़ा था, छत के किनारे, उसके चेहरे पर वही मुस्कान। तुम सच में तेज हो कबीर, पर अभी भी देर है। कबीर ने गुस्से से कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। छोटा विमान वापस आ रहा है, हम पकड़ लेंगे। विक्रम हंस पड़ा, धीमी ठंडी हंसी। तुम्हें लगता है वो हीरे लेकर आ रहा है? अरमान रुक गया। क्या मतलब? विक्रम धीरे से नीचे कूदा। अब वो दोनों के सामने खड़ा था, बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी सांस महसूस हो रही थी। उस छोटे विमान में अब कुछ नहीं है, हीरे अभी यहां हैं, यही इस विमान में। अरमान चौंक गया। झूठ। विक्रम ने फर्श की दरार की तरफ इशारा किया। सही जगह देखो। कबीर घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ से दरार छुई। अचानक दरार धीरे धीरे खुलने लगी। लोहे की प्लेट सरक गई। नीचे एक संकरा सुरंग जैसा रास्ता था, और उसके अंदर एक काला थैला पड़ा था। अरमान चिल्लाया, हीरे! वो झट से झुका, थैला पकड़ने ही वाला था। तभी पूरा विमान जोर से हिल गया। कॉकपिट से चीखती आवाज आई। दूसरा विमान बहुत करीब आ गया है। खिड़की के बाहर छोटा विमान अब बिल्कुल पास था, इतना पास कि उसके पंख साफ दिख रहे थे। कबीर की नजरें तेज हो गई। ये टकराने वाला है। अरमान घबरा गया। पागल है क्या वो? विक्रम शांत खड़ा रहा, जैसे यही होने वाला था। छोटा विमान अचानक नीचे झुका, फिर तेजी से ऊपर उठा और उनके विमान के नीचे आ गया। अब दोनों विमान लगभग साथ उड़ रहे थे, खतरनाक दूरी पर। कार्गो सेक्शन में हवा का दबाव और बदल गया। सुरंग के अंदर पड़ा थैला धीरे धीरे खिसकने लगा, जैसे किसी खिंचाव से बाहर आ रहा हो। कबीर समझ गया। उसने तुरंत चिल्लाया, यह खिंचाव उस छोटे विमान से आ रहा है। अरमान हक्का बक्का रह गया। कैसे? कबीर ने कहा, विक्रम ने दोनों विमानों के बीच हवा का रास्ता बनाया है, हीरे नीचे खिंच जाएंगे। विक्रम ताली बजाने लगा। धीरे, अब तुम सही समझे। थैला सुरंग में आगे सरकने लगा। अरमान ने झपट कर पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगा दी। थैला वापस खींचने की कोशिश की, पर हवा बहुत तेज थी, जैसे नीचे कोई अदृश्य हाथ खींच रहा हो। कबीर भी मदद करने लगा। दोनों मिलकर थैला पकड़कर खड़े थे। हवा चीख रही थी, धातु कांप रही थी। विक्रम शांत खड़ा देख रहा था। फिर उसने जेब से छोटा उपकरण निकाला। उसने एक बटन दबाया। अचानक विमान के पीछे का छोटा दरवाजा खुल गया। तेज हवा अंदर घुस आई। सब कुछ उड़ने लगा। कागज, उपकरण, धूल। अरमान फिसल गया। उसका हाथ ढीला पड़ गया। थैला और आगे खिसक गया। कबीर चिल्लाया, मजबूत पकड़। लेकिन उसी पल विक्रम तेजी से आगे बढ़ा। उसने कबीर की कलाई पकड़ ली, जोर से मरोड़ दी। कबीर का हाथ छूट गया। थैला सुरंग में तेजी से फिसल गया। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड। फिर थैला सुरंग के अंत से बाहर निकल गया। खाली सुरंग, सिर्फ तेज हवा। नीचे छोटा विमान अचानक तेजी से दूर हट गया। उसके पंख चमके और वो अंधेरे आसमान में गायब होने लगा। अरमान जमीन पर गिर गया। उसने सिर पकड़ लिया। सब खत्म हो गया। कबीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें विक्रम पर टिक गई। बहुत ठंडी नजर। तुम भाग नहीं पाओगे। विक्रम मुस्कुराया। फिर उसने पीछे खुले दरवाजे की तरफ देखा। बाहर सिर्फ काला आसमान था। 30,000 फीट की गहराई। किसने कहा मैं भाग रहा हूं? कबीर चौंका। क्या मतलब? विक्रम धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। तेज हवा उसके कपड़े फड़फड़ा रही थी। अरमान चिल्लाया, रुको! पर विक्रम रुका नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे अंधेरे में। असली खेल अब शुरू होगा। और अगले ही पल वो पीछे की तरफ झुका और सीधे खुले आसमान में गिर गया। अरमान चीख पड़ा, विक्रम! कबीर दरवाजे तक दौड़ा। उसने नीचे झांका।
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा और बादल। फिर दूर नीचे एक छोटी सी चमक दिखी, जैसे किसी ने हवा में कुछ खोला हो। कबीर की आंखें फैल गई। नहीं, अरमान ने पूछा, क्या हुआ? कबीर की आवाज बहुत धीमी थी, डर और हैरानी से भरी। वो गिर नहीं रहा, वो किसी और चीज पर उतर रहा है। उसी समय रेडियो पर अचानक एक नई आवाज गूंजी, अनजान, ठंडी। विक्रम सुरक्षित उतर चुका है। कबीर जम गया। कौन बोल रहा है? रेडियो से जवाब आया, जिसने ये पूरा खेल बनाया। अरमान ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, धीमी, भयानक। विक्रम सिर्फ मोहरा था। कबीर की सांस रुक गई। तो असली खिलाड़ी कौन है? रेडियो से हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत खतरनाक। और फिर वो आवाज बोली, जिसे तुम मरा हुआ समझते हो, वो अभी जिंदा है। कबीर को अचानक एक ठंडी सच्चाई समझ आई। विक्रम मरने नहीं कूदा था, वो भागा था। अंधेरे आसमान में हीरों के साथ। विमान अभी भी कांप रहा था। अरमान फर्श पकड़कर बैठा था, उसकी सांसें तेज थी। कबीर खिड़की से नीचे देख रहा था। नीचे सिर्फ काला जंगल था, पहाड़ और घना अंधेरा। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अरमान ने धीरे कहा, वो जिंदा है। कबीर ने सिर हिलाया, हां। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर रेडियो से वही आवाज आई, धीमी, ठंडी, खतरनाक। तुम लोग बहुत करीब थे। कबीर ने तुरंत रेडियो पकड़ा। तू कौन है? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हल्की हंसी सुनाई दी, जिसे तुम लोग मर चुका समझते थे। अरमान का चेहरा सख्त हो गया। उसने फुसफुसाया, ये वही है। कबीर की मुट्ठी भींच गई। तूने ये सब क्यों किया? रेडियो से जवाब आया, क्योंकि दुनिया में सबसे आसान चीज है लोगों को मोहरा बनाना। कबीर चुप रहा। आवाज फिर बोली, विक्रम बस एक मोहरा था, और तुम भी। रेडियो अचानक शांत हो गया, सिर्फ हवा की आवाज बची। विमान धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। कुछ मिनट बाद जांच एजेंसियां हरकत में आ गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया। पहाड़ों के उस विशाल जंगल में जहां विक्रम कूदा था, सैकड़ों जवान भेजे गए, कुत्ते भेजे गए। तलाशी शुरू हुई, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था, बहुत गहरा और बहुत खामोश। पहले दिन कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, जैसे कोई वहां उतरा ही नहीं। फिर जांच करने वालों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने उड़ान का पूरा रास्ता खंगाला, मौसम का पुराना लेखा देखा, हवा की दिशा देखी, ऊंचाई देखी, दबाव देखा। धीरे धीरे एक अजीब बात सामने आई। उस रात हवा एक खास दिशा में बह रही थी, सीधे उसी पहाड़ी घाटी की तरफ जहां जमीन नरम थी और पेड़ों की घनी छाया थी। मतलब, अगर कोई सही जगह कूदे तो उसे कोई देख ही नहीं सकता। फिर एक और रहस्य सामने आया। उड़ान के आंकड़ों में कुछ मिनट के लिए विमान के आसपास एक छोटा अज्ञात संकेत मिला था, बहुत कमजोर लेकिन साफ, जैसे कोई छोटा उड़ने वाला यंत्र विमान के पास उड़ रहा हो। जांच अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने धीरे कहा, यह पहले से योजना थी। अब तस्वीर बदलने लगी, काफी चीजें जुड़ने लगी। किसी ने महीनों तक तैयारी की थी, विमान की बनावट समझी थी, फर्श के नीचे छिपा रास्ता बनाया था, सुरक्षा को चकमा देने का तरीका ढूंढा था, और सबसे जरूरी, कूदने का सही समय चुना था। वो छोटा उड़ने वाला यंत्र शायद हवा की दिशा देख रहा था, संकेत दे रहा था, कूदने का सही पल बता रहा था। और फिर सब कुछ एक साथ हुआ। हीरे बाहर गए, छोटा विमान भागा, विक्रम कूदा, और अंधेरा जंगल उसे निगल गया। जांच करने वाले समझ गए, यह अचानक हुआ हादसा नहीं था, यह महीनों से रची हुई चाल थी। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा था, विक्रम कहां गया? चौथे दिन जंगल के अंदर एक गश्ती दल को कुछ मिला, एक पेड़ की ऊंची शाखा में फंसा हुआ कपड़े का बड़ा छाता। सब रुक गए,
किसी ने धीरे कहा, वो यही उतरा था। नीचे जमीन पर निशान थे, पैरों के, ताजा नहीं पर साफ। वो निशान घाटी की तरफ जा रहे थे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। जंगल और घना होता गया, रोशनी कम होती गई। फिर अचानक निशान गायब हो गए, जैसे कोई हवा में उड़ गया हो। सब हैरान खड़े थे। तभी एक जवान चिल्लाया, सर, इधर देखिए। सब उसकी तरफ भागे। वहां जमीन पर कुछ पड़ा था, एक छोटा काला डिब्बा। उसमें लाल बत्ती जल रही थी। धीरे धीरे टीम का अधिकारी झुका, डिब्बा उठाया। तभी उसमें से आवाज आई, वही आवाज, ठंडी, धीमी, खतरनाक। तुम लोग बहुत देर से आए। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज फिर बोली, विक्रम अब बहुत दूर है। अधिकारी गरजा, कहां गया वो? कुछ सेकंड चुपी रही। फिर हल्की हंसी आई, जहां तुम कभी पहुंच नहीं पाओगे। अचानक डिब्बे की लाल बत्ती तेज चमकी। सब चिल्लाए, पीछे हटो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डिब्बा जोर से फटा। धुआं पूरे जंगल में फैल गया। जब धुआं छंटा, वहां कुछ नहीं बचा था। न डिब्बा, न कोई निशान। सिर्फ जमीन पर एक चीज पड़ी थी, छोटा सा कागज। अधिकारी ने कांपते हाथ से उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, असली खेल अब शुरू हुआ है। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर एक सुनसान हवाई पट्टी पर एक हेलीकॉप्टर उतर रहा था। दरवाजा खुला। अंदर से एक आदमी उतरा। उसके हाथ में वही हीरों का बैग था। विक्रम। वो मुस्कुराया और सामने खड़े आदमी की तरफ बढ़ा। अंधेरे में खड़ा वो आदमी धीरे से बोला, स्वागत है। विक्रम ने बैग आगे बढ़ाया। काम पूरा हुआ। आदमी ने बैग खोला। हीरे चमक उठे। उसने संतोष से सिर हिलाया। फिर धीरे कहा, अब दूसरा कदम। विक्रम रुक गया। दूसरा? आदमी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, कबीर। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। वो जिंदा है। आदमी मुस्कुराया, इसीलिए तो खेल मजेदार होगा। अचानक दूर से सायरन की आवाज आई, तेज, पास आती हुई। विक्रम चौंक गया। ये कैसे? आदमी ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, लगता है किसी ने हमें ढूंढ लिया है। सायरन की आवाज अचानक और तेज हो गई। विक्रम ने घबराकर बाहर देखा। दूर धूल उठ रही थी। कोई तेजी से इस तरफ आ रहा था। मास्टरमाइंड शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। विक्रम समझ नहीं पाया, ये पुलिस है क्या? मास्टरमाइंड ने धीरे सिर हिलाया। नहीं। विक्रम चौंका। तो फिर कौन? वो आदमी धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें ठंडी थी। तेरा पीछा करने वाले। विक्रम के हाथ से बैग लगभग गिर गया। उस बैग में हीरे थे, 500 करोड़ के हीरे। विक्रम ने हकलाते हुए पूछा, तुमने कहा था सब खत्म हो गया। मास्टरमाइंड हंसा, धीमी ठंडी हंसी। खेल अभी शुरू हुआ है। दूर आती गाड़ियों की आवाज और साफ हो गई। मास्टरमाइंड ने जेब से एक छोटा यंत्र निकाला। उसने बटन दबाया। हवा में अचानक तेज सीटी गूंजी। कुछ ही सेकंड में आसमान से एक काला हेलीकॉप्टर उतरने लगा। विक्रम हैरान रह गया। यह सब पहले से तय था? मास्टरमाइंड ने जवाब नहीं दिया। वो बस आसमान की तरफ देखता रहा। हेलीकॉप्टर जमीन के पास मंडराने लगा। धूल चारों तरफ उड़ने लगी। दरवाजा खुला। अंदर 2 लोग बैठे थे, चेहरे ढके हुए। उनमें से एक ने हाथ हिलाया। मास्टरमाइंड ने विक्रम की तरफ देखा। बैग दे। विक्रम कुछ पल चुप रहा। उसने बैग कसकर पकड़ा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मास्टरमाइंड की आंखें सिकुड़ गई। तुझे मिलेगा। विक्रम ने सिर हिलाया। अभी। हेलीकॉप्टर की आवाज और तेज हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मास्टरमाइंड ने धीरे मुस्कुराया। तू बहुत जल्दी सीख गया। उसने जेब से एक छोटा बैग निकाला, विक्रम की तरफ फेंका। विक्रम ने बैग खोला। अंदर नकदी थी, बहुत सारी नकदी। विक्रम ने संतोष से सांस ली। फिर उसने हीरों वाला बैग आगे बढ़ा दिया। मास्टरमाइंड ने बैग पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो किसी खजाने को छू रहा हो।
वो धीरे बोला, इतने सालों का इंतजार था। विक्रम ने पूछा, अब क्या? मास्टरमाइंड ने आसमान की तरफ देखा। अब दुनिया बदलेगी। अचानक दूर से एक और आवाज आई। इस बार सायरन नहीं, गाड़ियों का बड़ा काफिला। मास्टरमाइंड का चेहरा पहली बार बदला। उसने दूर देखा। काली गाड़ियां तेज रफ्तार से आ रही थी। विक्रम घबरा गया। ये कौन है? मास्टरमाइंड की आवाज धीमी हुई। समय से पहले आ गए। हेलीकॉप्टर नीचे उतर गया। दरवाजा पूरी तरह खुला। अंदर बैठे आदमी चिल्लाए, जल्दी करो। मास्टरमाइंड हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसने विक्रम की तरफ देखा। तू भी चल। विक्रम चौंका। सच? मास्टरमाइंड ने सिर हिलाया। दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़े। पीछे गाड़ियों की आवाज करीब आ रही थी। धूल का गुबार फैल गया। विक्रम पहले चढ़ा, फिर मास्टरमाइंड अंदर आया। दरवाजा बंद हुआ। हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगा। नीचे गाड़ियां रुक गई। काले कपड़ों में लोग बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार थे। उनमें से एक ने आसमान की तरफ देखा। उसने धीरे कहा, देर हो गई। हेलीकॉप्टर बादलों में गायब हो गया। कुछ देर बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर एक शहर। रात गहरी थी। कबीर अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर नक्शे फैले थे। जंगल का नक्शा, पहाड़ों का नक्शा, हर जगह निशान लगे थे। कबीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने एक फोटो पड़ी थी, विक्रम की फोटो। कबीर ने धीरे कहा, तू कहीं न कहीं है। उसी वक्त दरवाजा खुला। अंदर मीरा आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। कबीर। कबीर ने सिर उठाया। कुछ मिला? मीरा ने फाइल टेबल पर रखी। जंगल में मिले यंत्र की जांच पूरी हुई। कबीर आगे झुक गया। क्या निकला? मीरा ने गहरी सांस ली। वो साधारण यंत्र नहीं था। कबीर चुप रहा। मीरा बोली, वो एक उड़ने वाला छोटा यंत्र था। कबीर की आंखें चमक उठीं। यानी किसी ने ऊपर से रास्ता दिखाया। मीरा ने सिर हिलाया। और भी कुछ है? कबीर ने पूछा। क्या? मीरा ने फाइल से एक फोटो निकाली। कबीर ने फोटो देखी। उसका चेहरा सख्त हो गया। फोटो में एक आदमी था। धुंधली तस्वीर, लेकिन चेहरा पहचान में आ रहा था। कबीर धीरे बोला, ये असंभव है। मीरा ने पूछा, तुम उसे जानते हो? कबीर की सांस भारी हो गई। वो मर चुका था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर कबीर ने फोटो उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। अगर ये जिंदा है। वो रुक गया। मीरा ने पूछा, तो? कबीर ने धीरे कहा, तो ये चोरी नहीं थी। ये युद्ध की शुरुआत है। उसी समय कबीर का फोन बजा। अनजान नंबर। कबीर ने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक आवाज आई, धीमी, ठंडी। कबीर। कबीर जम गया। वो आवाज वो पहचानता था। सालों पहले सुनी थी। कबीर ने दांत भींचे। तू जिंदा है। फोन पर हल्की हंसी आई। सरप्राइज। मीरा घबराकर कबीर को देखने लगी। कबीर ने फोन कसकर पकड़ा। तू चाहता क्या है? आवाज बोली। तुझे। कबीर चुप रहा। आवाज फिर बोली, हीरे तो बस शुरुआत थे। कबीर की आंखें ठंडी हो गई। खेल खत्म कर दूंगा। फोन के उस पार हंसी गूंजी। तू अभी भी वही है, जिद्दी। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर आवाज धीमी हुई, लेकिन इस बार तू हार जाएगा। कबीर ने कहा, देखते हैं। अचानक कॉल कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे पूछा, वो था? कबीर ने सिर हिलाया। उसने फोटो फिर देखी, फिर नक्शे की तरफ देखा। उसने धीरे कहा, अब वो गलती कर चुका है। मीरा ने पूछा, कौन सी? कबीर की आवाज सख्त हो गई। उसने खुद मुझे फोन किया। उसी वक्त कबीर के कंप्यूटर पर एक संकेत चमका। लोकेशन। मीरा चौंकी। ये क्या है? कबीर स्क्रीन के करीब झुका। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। संकेत समुद्र के बीच से आ रहा था। मीरा ने पूछा, समुद्र में? कबीर धीरे बोला, हेलीकॉप्टर। मीरा समझ गई, वो भाग रहे हैं। कबीर ने तुरंत फोन उठाया। टीम तैयार करो। मीरा ने पूछा, कहां जाना है? कबीर की नजर स्क्रीन पर जमी रही। फिर उसने धीरे कहा,
शिकार शुरू हो चुका है। लेकिन उसी पल समुद्र के बीच उड़ता हेलीकॉप्टर, अंदर मास्टरमाइंड शांत बैठा था। उसके सामने हीरों का बैग खुला था। हीरे रोशनी में चमक रहे थे। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसने पूछा, तुमने कबीर को फोन क्यों किया? मास्टरमाइंड मुस्कुराया, क्योंकि मुझे खेल पसंद है। विक्रम ने सिर हिलाया, वो खतरनाक है। मास्टरमाइंड ने एक हीरा उठाया, उसे रोशनी में घुमाया, फिर धीरे बोला, मुझे पता है। विक्रम ने पूछा, तो फिर? मास्टरमाइंड की आंखों में अजीब चमक थी, क्योंकि असली मजा तब आता है। वो रुक गया, फिर धीरे फुसफुसाया, जब शिकारी खुद शिकार बन जाए। उसी समय हेलीकॉप्टर अचानक हिल गया। पायलट चिल्लाया, सर। मास्टरमाइंड ने सिर उठाया। क्या हुआ? पायलट की आवाज कांप रही थी। हमारे पीछे कोई है। विक्रम ने खिड़की से पीछे देखा। अंधेरे आसमान में दूर एक रोशनी चमक रही थी। वो तेजी से करीब आ रही थी। विक्रम की सांस रुक गई। वो रोशनी अचानक बहुत पास आ गई, और तब सबने देखा, वो कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे देखकर मास्टरमाइंड की मुस्कान पहली बार गायब हो गई। और उसने धीरे कहा, ये यहां कैसे? तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बाकी पार्ट्स और ऐसी ही कई और कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करके जरूर देखें।